हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए वन क्लासेस। मैं अमर श्रीवास्तव आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ अपना टॉपिक लेकर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल और क्या क्या इसके इफेक्ट्स होते हैं, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो लेट्स बिगिन। डाइपोल का मतलब होता है जिसमें दो पोल उपस्थित हों। दो पोल का मतलब कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, जिसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों की वैल्यू सेम हो, मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो चार्ज का, बट साइन अपोजिट हो, यानी अगर एक प्लस चार्ज है दूसरा माइनस चार्ज होगा, लेकिन दोनों पर चार्ज जो होगा वो सेम होगा। एक पर प्लस क्यू चार्ज होगा, एक पर माइनस क्यू चार्ज होगा। और अगर ये बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस दे सेपरेटेड है, छोटी सी डिस्टेंस है इनके बीच में, तो इस अरेंजमेंट को डाइपोल कहा जाता है। मान लेते हैं इन दोनों चार्ज के बीच में 2l डिस्टेंस है, और ये क्वेश्चन आता है कि हम 2l डिस्टेंस क्यों लेते हैं। तो ये हमारे इजीनेस के लिए होता है, हमारी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए होता है, ताकि अगर मान लीजिए हम इसको सेंटर से कोई डिस्टेंस लेते हैं तो हमको ये पता है इधर की डिस्टेंस यल हो जाएगी, इधर की डिस्टेंस यल हो जाएगी। तो अगर हम मानते हैं कि दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन अपोजिट होता है, तो ऐसे चार्ज अगर एक स्मॉल डिस्टेंस द्वारा सेपरेटेड है तो इस अरेंजमेंट को डाइपोल कहा जाता है। और इसमें से कोई भी एक चार्ज, चाहे प्लस क्यू हो चाहे माइनस क्यू हो, उसका मैग्नीट्यूड से मतलब है हमें, कोई एक चार्ज और इन चार्ज के बीच की डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन को डाइपोल मोमेंट कहा जाता है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और ये वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन की बात करें अगर हम, तो इसकी डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की ओर, यानी कि इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है, और इसकी वैल्यू होती है Q इंटू 2l, जहां Q चार्ज है और 2l दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। अगर हम बात करें इसके यूनिट की, तो हमें पता है कि चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो जो इसका यूनिट होगा वो होगा कूलाम मीटर। और अब हम चर्चा करेंगे कि क्या होता है इसका इफेक्ट्स डाइपोल मोमेंट का और डाइपोल का मोमेंट किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पर। यानी कि अगर डाइपोल मोमेंट की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो शुरू करते हैं। हम यहाँ पर ये दो कंडीशंस की बात करेंगे। जो पहली हमारी कंडीशन है वो है कि जो हमारा चार्ज है प्लस क्यू या माइनस क्यू समझ लीजिए इसको, माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और इसके बीच की डिस्टेंस है 2l, और यहाँ से एक डिस्टेंस p है, एक पॉइंट जो इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर स्थित है। इसका सेंटर मान लेते हैं वो पर। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि p पॉइंट पर प्लस क्यू की वजह से, प्लस क्यू की वजह से हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमेशा आउटवर्ड होती है, तो हम बाहर मान लेंगे इसको। तो इसको बाहर की ओर हो जाएगा, इसको हम लोग E1 से कंसीडर कर लेते हैं। E1 क्या है? E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, और माइनस की वजह से, जो माइनस चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इनसाइड होगी E2। जो हाँ E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटीज है E1 और E2, इसमें से प्रभावी कौन होगा? जिसकी डिस्टेंस कम होगी यहाँ से, और जिसकी डिस्टेंस कम होगी वो ज्यादा प्रभावी होगा। तो E1 ज्यादा प्रभावी होगा, E2 कम प्रभावी होगा। तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। अगर वेक्टर के टर्म में लिखते हैं तो इस तरीके से, अदरवाइज
अगर हम इसमें बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की, तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2, डायरेक्शन अपोजिट है इसकी, तो निगेटिव हो जाएगा। अब पहले हम E1 फाइंड कर लेते हैं। तो अगर मानते हैं कि अगर ये डिस्टेंस यहाँ से इसके सेंटर से डिस्टेंस R है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी P पॉइंट के बीच में, ये होगी R माइनस L, और प्लस माइनस क्यू चार्ज से जो डिस्टेंस होगा P पॉइंट का, वो होगा R प्लस L। पहले हम E1 फाइंड कर लेते हैं। तो E1 इक्वल्स होगा, हम बात कर लेते हैं K की, K Q अपान R की जगह पे होगा R माइनस L का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। फिर बात करते हैं अपने E2 की। तो E2 होगा K Q अपान यहाँ से जो डिस्टेंस है वो है R प्लस L, तो R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कैरी कर लेंगे। अब हमें पता है कि E नेट की वैल्यू है E1 माइनस E2, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर E नेट की वैल्यू निकालेंगे। E1 की वैल्यू रखेंगे ये, E2 की वैल्यू रखेंगे ये, तो हमको मिलेगा KQ अपान R माइनस L स्क्वायर माइनस KQ अपान R प्लस L। अब यहाँ पर हमें कुछ चीजें हैं जो कॉमन मिल रही हैं, उन्हें कॉमन ले लेंगे। जैसे K और Q कॉमन मिल रहा है, अंदर बचेगा हमारा 1 अपान R माइनस L स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस L स्क्वायर। अब जो हमको पता है कि इसका जो एलसीएम होगा वो होगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर होगा R प्लस L स्क्वायर माइनस R माइनस L स्क्वायर। इस तरीके से ये रिलेशन हमें प्राप्त होगा। अब अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं तो KQ ब्रैकेट के अंदर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें पता है A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स होता है 4AB। तो 4A की जगह पे है R, B की जगह पे है L अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें एक चर्चा करनी है कि जो R है और L है, हमें पता है कि L एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, क्योंकि हमने बताया था कि डाइपोल में दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम होती है। तो अगर हम बात करते हैं L की, तो जो L है वह R से बहुत छोटा क्वांटिटी है, तो L स्क्वायर और भी छोटी क्वांटिटी हो जाएगी R स्क्वायर से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो L स्क्वायर है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर हम नेग्लेक्ट कर देते हैं R स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या प्राप्त होता है कि ये लगभग बराबर हो जाएगा KQ ब्रैकेट में 4RL अपान R की पावर 4, क्योंकि R स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा L स्क्वायर को नेग्लेक्ट करने पे। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे कि एक R जो है यहाँ से एक कट जाएगा, पावर 3 बचेगा नीचे, तो होगा KQ इंटू 4L अपान R की पावर 3। लेकिन यहाँ पर अभी हमने चर्चा की थी डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि कोई एक चार्ज Q और उनके बीच की डिस्टेंस इंटू 2L को डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम इसे और भी क्या लिख सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं E इक्वल्स या E नेट इक्वल्स K इंटू Q इंटू 2L इंटू 2 अपॉन R क्यूब। इसे और क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2P अपॉन R क्यूब। ये हमारा रिलेशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन क्या होता है, जब उस डाइपोल मोमेंट वाले डाइपोल की ही लाइन में अगर कोई पॉइंट होता है और उस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करते हैं तो उसे एक्सियल लाइन बोला जाता है। और एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें प्राप्त होती है E नेट इक्वल्स K इंटू 2P अपान R क्यूब। अगले कंडीशन की बात करेंगे हम, जो हमारा अगला कंडीशन है वो डाइपोल मोमेंट की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम फाइंड करेंगे। लेकिन अब की बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे। इक्वेटोरियल लाइन क्या है, एक ऐसी लाइन होती है जो किसी डाइपोल को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। अब हम चर्चा करेंगे
इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है? इक्वेटोरियल लाइन का मतलब एक ऐसा लाइन जो किसी भी लाइन सेगमेंट को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। मान लेते हैं एक सेंटर है O और यहां से एक लाइन है जो इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। अब यहां पर एक पॉइंट P कंसीडर करेंगे इस तरीके से। अब यहां पर हमें दिख रहा है कि अगर इनके बीच की डिस्टेंस है 2L और यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर है R, यहाँ P पॉइंट तक डिस्टेंस है R, तो ये जो डिस्टेंस होगी और ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी √R² प्लस L²। दोनों डिस्टेंस सेम होगी। तो डिस्टेंस सेम है तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का दोनों की वजह से, लेकिन डायरेक्शन जो होगी वो अलग अलग होगी। तो डायरेक्शन कैसे होगा? मान लेते हैं जो एंगल है ये हमारा थीटा है और यहां से जो P पॉइंट है प्लस Q की वजह से बाहर की ओर इंटेंसिटी होगी जिसको E1 कहेंगे, और जो माइनस की वजह से जो होगी वो अंदर की ओर होगी, इसे E2 कहेंगे। और बात करें इन दोनों के बीच की एंगल की, तो हमें पता है कि अगर हम इसको इस लाइन से डिवाइड करते हैं तो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो यह 2 थीटा के बराबर हो जाएगा एंगल, यानी इनके बीच का जो एंगल होगा वह 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। और जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम सबसे पहले जो हमारे वेक्टर टर्म्स में रिजल्टेंट का फार्मूला होता है √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, यहां से हम फाइंड कर सकते हैं। जहां थीटा है दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल और A है पहला वेक्टर, B है दूसरा वेक्टर। तो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। पहले हम E1 फाइंड कर लेते हैं। तो जो हमारा E1 है वो है KQ/R की जगह पे होगा हमारा √R² प्लस L² का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं KQ/R² प्लस L²। सेम प्रोसेस E2 भी वही होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है, बस डायरेक्शन अलग होगा। तो ये भी होगा KQ/R² प्लस L²। इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लेंगे। अब हमको पता है कि E1 और E2 दोनों सेम है जो कि A और B की वैल्यूज हैं। तो हम इसको E1 और E2 के जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनको हम E1 ही मान सकते हैं। तो जो हमारा जो रिजल्टेंट होगा जिसे E नेट कहा जाएगा ये बराबर होगा √E1² प्लस E1² क्योंकि E2 की वैल्यू भी E1 के बराबर ही है, प्लस 2E1 इंटू E1 cos, और थीटा की वैल्यू हमारे पास है 2 थीटा, तो हम यहाँ पे 2 थीटा रख देंगे। तो हमें जो अगला स्टेप मिलेगा वो होगा, हमको E1² सब में से कॉमन मिल रहा है, तो E1² कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 + 1 + 2 cos 2 थीटा, तो ये बन जाएगा 2 + 2 cos 2 थीटा। अब हमें एक रिलेशन पता है, यहाँ पे हम E1 को पहले बाहर कर लेते हैं। अंडर रूट के अंदर है 2 ब्रैकेट 1 + cos 2 थीटा। हमें एक रिलेशन पता है 1 + cos 2 थीटा इक्वल्स होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं E1 √2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा, हो जाएगा E1 इंटू 2 cos थीटा। अब जो वैल्यूज हैं हमारे पास E1 की वो रख देंगे, और cos थीटा की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे? तो cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, हमें पता है ये बेस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को बेस कहेंगे, ये हाइपोटेनस है, और cos थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हम यहाँ से हम लोग E नेट की वैल्यू निकालेंगे। तो E नेट की वैल्यू होगी E1 की वैल्यू KQ/R² प्लस L² इंटू 2 इंटू cos थीटा की वैल्यू होगी बेस
तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, पूरी डिस्टेंस 2l है, तो उसका ये हाफ होगा, ये हो जाएगा l अपॉन अंडर रूट हाइपोटेनस है r² प्लस l²। अब हमने अभी इसके पहले भी चर्चा की थी कि जो हमारा r है वह l के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, तो r² बहुत बड़ा होगा l² के रिस्पेक्ट में, तो l² जहां पर भी होगा r² के साथ उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमको अगली स्टेप में प्राप्त होगा E नेट इक्वल्स के Q इंटू 2l को हम लोग P लिख सकते हैं अपॉन r², यहाँ पे भी l² को नेग्लेक्ट कर देंगे, यहाँ पर भी l² को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो इंटू r, तो हमें प्राप्त होगा K P अपॉन R Q। और हमें दिख रहा है यहाँ पे एक रिलेशन, जिसमें अगर हमने एक्सियल लाइन लगाया था तो वहां पे हमें प्राप्त हुआ था K इंटू 2P अपॉन RQ, और इक्वेटोरियल लाइन पे हमें प्राप्त हुआ E नेट इक्वल्स KP अपॉन RQ। तो अगर हम बात करें कि E एक्सियल जो है वह E इक्वेटोरियल का डबल है, तो ये एक रिलेशन हमें प्राप्त होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो ये हमें प्राप्त होता है। और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में डिस्टेंस का क्या रोल होता है, तो वहां पे हमें रोल होता है E जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RQ होता है। अभी हम लोगों ने गॉस थ्योरम में कई जगह पे प्रयोग किया था, जहाँ पे हम एक फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड किए थे, तो वहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R था। अगर हम एक पॉइंट चार्ज की वजह से करते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और डाइपोल मोमेंट की वजह से यानी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वह RQ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आगे हम चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और टॉर्क में क्या रिलेशन होता है और टॉर्क क्या होता है, इसकी चर्चा करेंगे हम। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर कोई एक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पे लगने वाले टॉर्क की बात करेंगे हम, और देखते हैं हम। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, और इसमें एक डाइपोल मोमेंट डाइपोल रखा हुआ है -Q प्लस, इस तरीके से एक डाइपोल रखा हुआ है जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इस पर क्या इफेक्ट है। तो हमें पता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पर उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होता है और निगेटिव चार्ज पर उसके अपोजिट फोर्स एक्ट होगा, यानी जो ये हमारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा, और जो हमारा माइनस चार्ज है उस पर इसके अपोजिट में फोर्स अप्लाई होगा। और दोनों का अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज भी यूनिफॉर्म है, बस डायरेक्शन की बात है, तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। और ऐसे फोर्स कपल ऑफ फोर्स जिसमें फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है बट मैग्नीट्यूड सेम होता है, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होता है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं बल युग्म यानी कपल ऑफ फोर्स। और यहाँ पे हमको मिल रहा है कि एक टॉर्क जनरेट होगा जो इसको घुमाने की कोशिश करेगा। कोई भी चीज अगर है इस तरीके से है और अगर हम उसको इस तरीके से और इस तरीके से फोर्स लगाते हैं ऐसे, तो ये घूमने की कोशिश करेगा इसी जगह पे। तो यहाँ पर भी इसको एक टॉर्क मिलेगा। टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग मूवमेंट, यानी इसको घुमाने का जो कॉज होता है, टर्निंग कॉज होता है, वो टॉर्क होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है कोई एक फोर्स और दोनों फोर्स के बीच की मिनिमम दूरी, यानी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसे बोला जाता है
तो हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर हम बात करें इसको ये कि ये 2l है और अगर ये एंगल थीटा है, तो ये इसका जो होगा वर्टिकल कंपोनेंट होगा, तो ये होगा 2l साइन थीटा। तो हम इसको 2l साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो हमें पता है जो टॉर्क होता है वो होता है कोई एक फोर्स इनटू, या फोर्स कर सकते हैं, या हम पहले इसी को कर लेते हैं 2l साइन थीटा, या जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इनटू फोर्स। अब यहाँ पर एक चर्चा का विषय है कि जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, तो वो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स हमको पता है कि ये डिनोट किया जाता है F इक्वल्स E इंटू क्यू, जहाँ E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, Q चार्ज है। तो हम टॉर्क को और क्या लिख सकते हैं, तो टॉर्क को लिख सकते हैं 2l साइन थीटा इंटू F की जगह पे हम लिख सकते हैं E इंटू क्यू। अब जहाँ पे हमको E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, Q है चार्ज, और Q का अगर मल्टीप्लाई 2l के साथ करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है वेक्टर P यानी डाइपोल मोमेंट इंटू E साइन थीटा। अब हमको पता है कि वेक्टर E भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इनका ये मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो ये जो रिलेशन हमें प्राप्त होगा वो होगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर, जो कि हम वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर एनालिसिस में पढ़ चुके हैं, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। तो यह एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है जिसकी डायरेक्शन अगर हमको निकालनी होती है, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग डायरेक्शन का मेथड का यूज करेंगे, जिसे हम कह सकते हैं एक तरीके से राइट हैंड थंब रूल की वजह से भी हम निकाल सकते हैं और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की वजह से भी निकाल सकते हैं। तो हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं इसकी, किधर की ओर लगेगी टॉर्क। तो चर्चा करते हैं इस पे। तो ये हमारा है टॉर्क के बारे में। अब टॉर्क के बाद हम लोग स्टडी करेंगे अपने अगले वीडियो में कि इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और भी चर्चा करेंगे इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम अप्लाई करेंगे, जो एक्सियल लाइन के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उसके बारे में चर्चा करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ अगले वीडियो तक, तब तक के लिए धन्यवाद।